नमस्कार बच्चों, मैं मनोरमा बंसल भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से मैं सामाजिक विज्ञान की विषयाचार्य हूँ। विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज 6th क्लास में मैं आपको ग्लोब, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में आज हम समझेंगे। बच्चों, आप सभी ने भूगोल के फर्स्ट चैप्टर में सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8, और 8 ग्रहों में पृथ्वी भी एक ग्रह है। हम सभी किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं, क्योंकि मानव जीवन के लिए जो आवश्यकताएं होनी चाहिए वो सभी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। इसलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं। अब आप पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से जानकारी हासिल करना चाहेंगे? तो पृथ्वी पर आप देखोगे कहीं पे महाद्वीप है, कहीं पे सागर है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे पठार है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे महाद्वीप है। इन सब के बारे में आप कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं? इसके लिए हमने पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप, ये देखें, हमने पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप ग्लोब बनाया है। ये पृथ्वी का एक छोटा रूप है। इस छोटे रूप के माध्यम से, इस मॉडल के माध्यम से हम पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, एक मॉडल है, और इसके माध्यम से हम पृथ्वी के बारे में अनेक जानकारियां हासिल कर सकते हैं। पृथ्वी पर कहाँ महाद्वीप हैं, कहाँ पे आप देखोगे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर आप देखोगे कितने 7 महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। इन सब की जानकारी हम इस ग्लोब के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक छोटा नमूना है, जिसके माध्यम से हम कई सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ग्लोब पर आप देखोगे, अब पृथ्वी पर हम किसी स्थान का निर्धारण कैसे करते हैं कि पृथ्वी पर कोई जगह कहाँ है, हम कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं? तो पृथ्वी पर या ग्लोब पर हम किसी स्थिति का निर्धारण 2 रूप में करते हैं, एक सापेक्षिक स्थिति के आधार पर, एक वास्तविक स्थिति के आधार पर। जैसे हम पृथ्वी के सापेक्षिक स्थिति किसे कहते हैं? जब पृथ्वी पे किसी स्थान का निर्धारण उसके आसपास के स्थान, महाद्वीप, सागर, महासागर, द्वीप आदि के माध्यम से करते हैं, तो इस स्थिति को सापेक्ष स्थिति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। आप इसमें देखेंगे, ये देखिए, ग्लोब में श्रीलंका की जो स्थिति बताई गई है भारत के सापेक्ष बताई गई है। यानी श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, यानी भारत के सापेक्ष बताई गई, इसे सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। जब किसी स्थिति का या किसी स्थान का निर्धारण किसी आसपास के प्रसिद्ध स्थान से ना करके उसकी वास्तविक स्थिति के स्थान पर करते हैं, तो उसे वास्तविक स्थिति कहते हैं। और वास्तविक स्थिति का निर्धारण हम किस आधार पर करते हैं? यानी ग्लोब पर कई सारी काल्पनिक रेखाएं बनी हुई हैं, काल्पनिक रेखाओं का जाल है। उस काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से हम किसी स्थान का निर्धारण करते हैं, तो उसे वास्तविक स्थिति कहते हैं। और ये काल्पनिक जो रेखाएं हैं, इसे क्या कहते हैं? अक्षांश व देशांतर रेखा। हम आज अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में समझेंगे। आप ग्लोब पर देखोगे कि कई सारी रेखाएं खींची हुई हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। और पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा के आप देखोगे, ऐसे जो परी रेखा है, जिसे हम हॉरिजेंटल रेखा भी कहते हैं, ये रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी के गोल में ऐसे खींची हुई है। आप देखोगे पृथ्वी के ये जो परी रेखा है, इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो खींची जाने वाली रेखा है, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। हम देशांतर अक्षांश रेखाओं के माध्यम से बोर्ड में समझेंगे। आइए यहाँ हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में यहाँ समझते हैं।
मान लीजिए ये ग्लोब है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, ग्लोब है, और बीचों बीच हमने एक रेखा खींची। ये अक्षांश रेखा है, पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो बीच की जो रेखा है, ये जो जिसने पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया है, ये इसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा के जो 0 डिग्री विषुवत रेखा के जो ऊपर है, इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जो दक्षिण में है, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस प्रकार जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित किया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। बीच वाली जो अक्षांश रेखा को से भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और इक्वेटर भी बोलते हैं। इसने 2 भागों में पृथ्वी को बांटा है। अक्षांश रेखा इसी तरह एक एक डिग्री पर ये अक्षांश रेखा खींची हुई है। उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश रेखा है, एक डिग्री पर समझो यहाँ पे अक्षांश रेखा उत्तर में, ऐसी दक्षिण में भी 90 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो विषुवत रेखा के ऊपर एक डिग्री पर ये अक्षांश रेखा खींची गई है, तो 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री दक्षिण में, और प्लस ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 181 डिग्री। और इसमें से कुछ अक्षांश रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में बहुत पूछा जाता है। जैसे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जब आपका उत्तरी अक्षांश के बारे में पूछा जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। याद रखना बच्चों, अगर उत्तरी अक्षांश पूछेगा, विषुवत रेखा की उत्तरी अक्षांश के बारे में पूछेगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जब दक्षिणी अक्षांश के पूछेगा तो उसे मकर रेखा। इसी तरह 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो आर्कटिक वृत्त। इसी तरह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त। नब्बे डिग्री, ये आपका दिया है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये कुछ अक्षांश रेखा हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। और वैसे ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री दक्षिण में, और एक विषुवत रेखा प्लस कर लेंगे तो ग्लोब पर कुछ कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 डिग्री है। तो 66.5 डिग्री अगर उत्तरी अक्षांश पूछा जाएगा, 66.5 डिग्री उत्तरी पूछ लेगा उत्तरी अक्षांश तो आर्कटिक वृत्त, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा,
0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव। तो ग्लोब पर ये प्रमुख अक्षांश रेखा हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। और ये जो रेखा है समानांतर खींची हुई हैं। 1 डिग्री अक्षांश रेखा के जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है सभी जगह। और ये एक एक अंश पर ये अक्षांश रेखा खींची हुई है। तो ग्लोब पर 181 अक्षांश रेखाएं हैं। इन अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व है? वास्तव में देखोगे पृथ्वी पर इस तरह की कोई भी रेखाएं खींची हुई नहीं है। ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए ग्लोब पर कुछ अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ग्लोब पर ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिससे आप किसी स्थान का निर्धारण करना है कि किसी स्थान के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हो, आपको उस जगह के बारे में सही जानकारी आपको मिल सके। इसलिए पृथ्वी पर इस तरह की कोई रेखाएं खींची हुई नहीं है, सिर्फ ग्लोब पर हमने ये रेखाएं काल्पनिक रेखा खींची है। तो अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व है? ये अक्षांश रेखाएं तापमान के निर्धारण में और जलवायु के निर्धारण में उपयोगी होती हैं। 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, जिसे इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी, इक्वेटर भी कहते हैं। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, सूर्य की किरणें यहाँ हमेशा रहती हैं, यहाँ पे तापमान अधिक रहता है। ये जो आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा से और 23.5 डिग्री मकर रेखा का जो क्षेत्र है, यहाँ का तापमान अधिक रहता है, इसलिए इसे विषुवत या उष्णकटिबंधीयता कहते हैं। ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच का, यहाँ पे तापमान अधिक रहता है। यहाँ पे सूर्य हमेशा बारहमास चमकता है, इसलिए यहाँ पे दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पे आता है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, तो यहाँ देखो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है, यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। जब सूर्य मकर रेखा पे 22 दिसंबर को, आप देखोगे 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखोगे आप ग्रीष्म काल में क्रिसमस डे मनाया जाता है। यही कारण है कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकता है। यहाँ पे गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी में क्रिसमस डे मनाया जाता है। इसी प्रकार आपके 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र है, ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि यहाँ से गर्म और यहाँ से उत्तरी ध्रुव यहाँ से ठंडा होता है, इसलिए ये ठंडा गर्म यानी मिला जुला क्षेत्र होता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 66.5 डिग्री, ये जो है ठंडा रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, यहाँ पे तापमान माइनस डिग्री में जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इसे शीत कटिबंध बोलते हैं। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये जलवायु और तापमान के निर्धारण में उपयोगी होते हैं। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में समझेंगे। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव पे आप देखोगे पृथ्वी जो है ध्रुवों से चपटी हुई है, यहाँ से ध्रुवों से चपटी हुई है, यहाँ भी दक्षिण में, और जो इसका जो मध्य का भाग है वो उभरा हुआ है, मध्य से उभरा हुआ है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये आपकी सारी जो ये आपकी अक्षांश रेखा हो गई, और ये आपकी देशांतर रेखा। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं।
ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। आप देखोगे ये है। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और पूरब में, पूरब की ओर यहाँ 180 देशांतर रेखा है और इधर भी पश्चिम में 180 देशांतर रेखा, यानी 180 और 180 कितना हुआ? 180 प्लस 180 360। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 360। पूरब में 180 पूर्वी देशांतर रेखा, पश्चिम में 180 पश्चिमी देशांतर रेखा। इसमें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो बीच की रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को इसे हमने मानक समय माना। मानक समय या ग्रीनविच रेखा बोलते हैं इसे। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ पे ध्रुव पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय, इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 1884 में एक बैठक बुलाई गई, क्योंकि आप देखोगे पृथ्वी गोल है, कहीं पे सूर्योदय है तो कहीं पर दोपहर है, कहीं पर शाम है, कहीं पर रात है। तो हम समय निर्धारण या टाइम को कैसे निर्धारित करेंगे? इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो 1884 में वॉशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया गया, और इस सम्मेलन में यह डिसाइड किया गया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय माना जाए, यानी पूरे संसार का एक मानक समय मान लिया जाएगा। और 180 डिग्री 0 डिग्री देशांतर के पीछे है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाएगा, यानी ग्लोब पर 360 देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय, यानी पूरे विश्व का एक समय निर्धारित कर दिया गया। 0 डिग्री देशांतर रेखा को विश्व का मानक समय माना जाएगा, यानी प्राइम मेरिडियन माना जाएगा। इससे सारे संसार का समय निर्धारित किया जाएगा। और 180 जो देशांतर रेखा है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाएगा। अब ये हम तिथि समय कैसे निकालेंगे? ये जो इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो रेखा है इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच शहर से होते हुए जा रही है, इसलिए इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। मान लो आपकी ग्रीनविच रेखा पे 12 बज रहा है, यानी आप पहले देखो एक देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी है? 1 डिग्री। एक देशांतर से 1 डिग्री का अंतर है, यानी 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो इसी प्रकार हम किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। मान लो ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री देशांतर रेखा पर क्या टाइम होगा? एक तो पूरब की ओर हम 4 मिनट प्लस करेंगे और पश्चिम की ओर 4 मिनट माइनस करेंगे, यानी यहाँ पे हम प्लस करेंगे, समय यहाँ आगे बढ़ रहा है, पूरब की ओर समय आगे बढ़ रहा है और पश्चिम की ओर समय पीछे चल रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय जो होता है सबसे पहले पूरब में
यहाँ होता है, इसलिए यहाँ का समय क्या है, आगे चलता है और पश्चिम का समय पीछे चलता है। यानी 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लग रहा है। यानी 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने समय लगेगा, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, 4 पंजे 20, फिर 4 एकम 4 और 2 7, यानी 60 मिनट का समय लगा। अगर कोई देश 15 डिग्री पे स्थापित है तो वहाँ का समय क्या होगा, यानी आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा पे 12 बज रहा है, तो यहाँ पे 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने पृथ्वी को कितना समय लगा, 60 मिनट, और 60 मिनट को हमने घंटे में परिवर्तित किया तो 1 घंटा। इसी तरह हम किसी भी देश का अगर मानक समय हमें पता है तो हम समय निकाल सकते हैं। जैसे हमारे देश का, भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री। हम पहले 82 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। भारत देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, तो 82 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, और जो आधा मिनट है, जो मतलब आधा डिग्री है, उसको 2 लगा 2 मिनट, यानी 1 डिग्री को पूरी करने में 4 मिनट लग रहा है, आधा डिग्री दूरी तय करने में 2 मिनट, यहाँ हमने प्लस कर दिया 2, तो कितना हो गया 330 मिनट। और 330 मिनट को हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 5.5 घंटे का अंतर रहेगा। यानी ग्रीनविच रेखा पर अगर 12 बज रहा है तो भारत का समय शाम को क्या, शाम के 5:30 बजेंगे। इसी तरह पश्चिम का हम निकालेंगे, यहाँ 5.5 घंटे माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या बजेगा, 6:30, सुबह के 6:30 बजेंगे। पश्चिम में अगर आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बज रहे हैं तो पश्चिम में अगर हमने भारत का मानक समय निकाला है 82.5 डिग्री के हिसाब से, तो 330 मिनट हुए। 330 मिनट को हमने घंटे में परिवर्तित किया तो 5.5 घंटे का अंतर, यानी ब्रिटेन में 12 बजेंगे दोपहर के, तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। इसी तरह पश्चिम में अगर 82.5 डिग्री पर कोई देश स्थित है तो वहाँ पे 5.5 घंटे हम माइनस कर देंगे तो यहाँ सुबह के 6:30 बजेंगे। इसी तरह हम मतलब जो देशांतर रेखा है वो समय निर्धारण में उपयोगी होता है। हम किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। अगर ये मानक समय ना होता तो कोई किसी का भी समय निश्चित नहीं होता और कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती। आप कहाँ किस समय में पहुँच रहे हो हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए पूरे इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को एक मानक समय रेखा मान लिया गया और ये पूरे विश्व का मानक समय है और इसी के आधार पर हम किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। तो ये जो देशांतर रेखा है ये समय निर्धारण में उपयोगी होता है। 180 जो देशांतर रेखा है इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। जैसे अब यहाँ पे आप पूरब में रविवार है तो पश्चिम में क्या होगा, एक दिन पीछे चलेगा, यहाँ पे शनिवार होगा। तो इस प्रकार हम देशांतर या अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम ग्लोब पर कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया देशांतर रेखा। ये ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखाएं हैं और वास्तव में पृथ्वी पर इस तरह की कोई रेखाएं बनी हुई नहीं है। तो ये है अक्षांश व देशांतर रेखा। अब आप देखोगे कि पृथ्वी किस प्रकार अपनी धुरी पर घूमती है। आप देखोगे पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है, यानी जो दिन रात होते हैं वो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और अपनी धुरी पर घूमने के कारण 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिससे आप देखोगे कि दिन रात होते हैं। पृथ्वी के इस गति को, जो अपनी धुरी पर घूमती है, इस गति को क्या बोलते हैं, दैनिक गति, जिसके कारण दिन रात होते हैं, रोटेशन। और पृथ्वी को सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, जिसे पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। जैसे आप इसको पृथ्वी की गति को इस प्रकार समझ सकते हो, जैसे आप क्लास में हो और क्लास में आपका रोटेशन चलाते हैं। आप फर्स्ट सीट पे बैठे हो, फर्स्ट सीट के 1 हफ्ते के बाद आप फर्स्ट सीट से सेकंड सीट में जाओगे, सेकंड से थर्ड में जाओगे। मान लो 6 तक या 10 तक आपकी रो बनी हुई है, तो आप एक हफ्ते में आप फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में जाते हो।
तो आपकी ये जो गति है क्या रोटेशन, ये दैनिक गति होगी। और 10 सीट को पूरा पार करने के बाद आप फिर अपने फर्स्ट सीट पर आ जाते हो, तो ये क्या आपको गया वार्षिक गति। इसी प्रकार पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इसे पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, और पृथ्वी की दैनिक गति को रोटेशन कहते हैं। तो आज हमने ग्लोब के माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में समझा कि किस प्रकार ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं जिनकी सहायता से हम महत्वपूर्ण जानकारी हासिल प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी भैया बहन एक बॉल लेंगे और बॉल लेके अपना एक ग्लोब बनाएंगे अपने लिए, और ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी को समझने की कोशिश करेंगे।